और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। अखिलेश यादव, मनमोहन सिंह से बातचीत की है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस बातचीत में शामिल रहे। तो 8 अप्रैल को पीएम मोदी अब बैठक करने वाले हैं। विपक्ष के नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि जो ये वक्त है इसमें मिलजुल कर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ने का है और इसमें पक्ष विपक्ष सभी को साथ आना होगा। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी, अपनी मंत्री और विधायकों, सांसदों के अलावा जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अखिलेश यादव से बातचीत की है, तो साथ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बातचीत की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस बातचीत में शामिल थे। अब 8 अप्रैल को बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई गई है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अनूप, जरा बताइए आप, क्योंकि ये वक्त वाकई में ऐसा है कि सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर लड़ना होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोरोना महामारी को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न हस्तियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो आज देश में हालात हैं उसको लेकर और सरकार जो पहल कर रही है उसको लेकर लगातार वो लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 2 पूर्व राष्ट्रपति और 2 पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई जो विशिष्ट राजनीतिक हस्ती हैं उनसे उन्होंने बात की है, जिसमें प्रणब मुखर्जी से उन्होंने आज बात की है, प्रतिभा पाटिल से बात की है, मनमोहन सिंह से बात की है, सोनिया गांधी से बात की है। ये तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सबसे बड़ी बात है कि सूत्रों के मुताबिक कि आज देश में कोरोना महामारी को लेकर देश के हालात क्या हैं, सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, सरकार इससे बचने को लेकर क्या कर रही है और उनके सुझाव, वो क्या सुझाव दे सकते हैं, आगे केंद्र सरकार किस तरह से बढ़ सकती है। इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। और आपने भी बताया कि फिर ऑल पार्टी बैठक भी है फ्लोर लीडर के साथ, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर लीडर हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो लगातार वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस महामारी से जल्द निपटा जाए, जल्द से जल्द सरकार के पास कोई ऐसा कोई सुझाव आए जिससे निपटने के बाद सामने आए। तो तमाम चीजें हैं, कंसल्टेशन का जो दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन, इससे पहले मायावती की तारीफ हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी कहा अपने सांसद विधायकों से कि 1 करोड़ का फंड दें। तो अब अखिलेश यादव से भी आज बातचीत हुई है, तो आगे कौन कौन नेता ऐसे शामिल हो सकते हैं? देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो एक आज टाइम चालू किया गया है, उसके तहत जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। इस बात की समाजवादी पार्टी कार्यालय ने उनकी ऑफिस की पुष्टि की है और खासतौर से टीम ने समन्वय स्थापित करने के मुद्दे पर ज्यादा बातचीत को फोकस किया और इस बात को जानने की उन्होंने कोशिश की उत्तर प्रदेश में हम चीजों को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या और कदम उठाए जाए तो कोरोना जो जंग लड़ी जा रही है उसको मिल करके किस तरह से लड़ा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में लगातार उनकी पार्टी की तरफ से भी लगातार ट्वीट और तमाम जो है बयानात भी आते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कहाँ पर व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए। सकारात्मक संदेश है कि इतनी बड़ी जंग में जो कोरोना के खिलाफ मुक्त लड़ रहा है उस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है बिला शुबा वो तमाम लोगों के लिए और खासतौर से कोरोना से जंग लड़ने में काफी अहम साबित होगा। खासतौर से अखिलेश यादव की जो पार्टी ऑफिस ने जानकारी दी है उनके अनुसार खासतौर से अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के मुद्दों पर भी बातचीत की है। उन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री मोदी ने न सुना है बल्कि उसमें अमल करने का भी उन्होंने वादा किया है। तो पूरा करके अगर इस तरह का माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है तो हम तमाम लोगों के लिए पूरा सकारात्मक होगा। बिल्कुल अलाउद्दीन और अनूप, वाकई में ये पूरे देश की इस वक्त स्थिति खराब है, तो ऐसे में सभी देशवासियों को सामने आना होगा। और सोनिया गांधी ने भी बाकायदा पहले पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री से कहा था कि अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस उनके साथ है, मायावती भी और तमाम लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा एक औपचारिक बैठक अब बुला ली गई है। सभी विपक्षी दल के जो नेता उनके अनुभवों का लाभ यहां पर देश के लिए लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन और साथ में अनूप, आपका भी दिल्ली से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर है, ईएमआई नहीं कटेगी तो सरकार के निर्देश पर अब लोगों को छूट मिलेगी। सभी तरह के लोन पर छूट मिल सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता थी। जो लोग मकान पे रह रहे हैं लेकिन लोन का मकान है और ईएमआई देनी है, तो छूट के लिए बैंक को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी होगी।
छूट के लिए बैंक को लिखित में भी जानकारी दी जा सकती है। तो कॉल करके बैंक को बताएं कि आपको ईएमआई में छूट चाहिए। तो ये विकल्प आपको मिल गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की चिंता ये थी कि भाई जब पैसा नहीं आ रहा है तो ऐसे में वो अपने घर की ईएमआई या जो भी उनके बैंक के लोन चल रहे हैं कैसे वो चुकाएंगे। तो ऐसे में बैंक को ये एक ऑप्शन दिया है, अगर आप बैंक को जानकारी नहीं देते तो फिर ईएमआई कटती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईएमआई फिलहाल ना कटे तो इसके लिए आपको बैंक को जानकारी देनी होगी। तो या तो ऑनलाइन आप जानकारी दीजिए या चिट्ठी लिखिए या फिर फोन करके आप जानकारी दे सकते हैं। और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी इस वक्त लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे पार्टी के माननीय सांसदों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो भी जहां भी जिस भी रूप में सहयोग है वो प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने में माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय श्री हरदीप पुरी साहब, श्रीमती स्मृति ईरानी मैडम, संतोष गंगवार साहब, इसके अलावा जनरल वीके सिंह साहब, सांसद श्री महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा साहब, डॉक्टर रीटा बगुड़ा जोशी मैडम, रेवती रमन सिंह जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी और भी सभी लोगों ने उनसे संवाद किया। यानी अक्रॉस द बोर्ड जो है बहुत सारे सांसदों ने, सभी पार्टी के लोगों ने सहयोग करके एक बहुत अच्छा जो है शुरुआत सांसदों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की और उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज समीक्षा बैठक लगभग 12 बजे से शुरू की गई थी और विस्तृत रूप से चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को, एपीसी साहब को, आईआईडीसी साहब को और सभी सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड-19 के अंतर्गत जो भी ठेला, खोंचा, पल्लेदार रिक्शा, ई रिक्शा और जो भी अन्य लोग हैं उनको 1000 रुपए जो दिया जाना है सभी माननीय सांसदों और माननीय विधायकों से सहयोग लेकर उनके बैंक खातों में दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे कामगार हैं यथा विश्वकर्मा समाज के हैं, कुम्हार हैं, अन्य लोग हैं, उनको भी चिन्हित करके उनको भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न पेंशन की योजनाओं में जो वृद्धावस्था, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी जो है और निराश्रित पेंशन है और महिला पेंशन है, सभी में जो है सभी डीएम्स को बहुत सख्ती से निर्देश देने के लिए उन्होंने जो है सभी सीनियर ऑफिसर्स को कहा कि हर जनपद में बात करके इस काम को सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोडल ऑफिसर्स से द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों से भी निर्देश ये दिया है कि जिन प्रदेशों में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके खाने की और उनके कुक फूड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। कम्युनिटी किचन पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बल दिया गया है और उस पर भी अभी डिटेल में हम आपको चर्चा करके बताएंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज इलाहाबाद में, प्रयाग में एक घटना हुई जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कहा गया कि वो तुरंत उसको देखें और उस कड़ी में वहां मौके पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको 5 लाख रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जो भी उसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, आवश्यकता पड़े तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाए और लॉकडाउन में कहीं भी दुकानें न खुली रहे, चाय की दुकान न खुली रहे और लॉकडाउन की व्यवस्था में कहीं भी कोई भी कमी न रहे, पुनः वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज शाम को 5 बजे सभी जनपदों में लगभग 4-5 धर्म गुरुओं के, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं से अपील करेंगे और उनसे जो है चर्चा भी करेंगे। लगभग 377 धर्म गुरुओं से जो है उनका अभी प्लान है कि वो उनसे इंटरैक्ट करेंगे वीसी के माध्यम से, उसकी भी तैयारी कर ली गई है और जब ये बैठक हो जाएगी तो 5 बजे शाम को मुख्यमंत्री आवास पर ये एनआई से इसका जो है वीडियो और विजुअल्स मिलेगा। हम आपको 377 लगभग 5 पर डिस्ट्रिक्ट, 1 या 2 जिलों में 6 है तो सभी जनपदों में 5 तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो सभी जनपदों के धर्म गुरुओं से बात कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश के किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश के हर जनपद के धर्म गुरुओं के साथ सीधे संवाद किया हो। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर सीधे जो है
सभी माननीय सांसद और जो माननीय मंत्री है केंद्र सरकार के, उनसे संवाद हुआ हो। ये पहली बार संभवतः होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लाइव जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कल जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, विधायकों से जो है सीधा संवाद हुआ है। तो ये बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी savvy हैं। हम सभी अधिकारियों को भी वो निर्देशित करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जन सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी savvy होने के कारण उन्होंने जो जूम सॉफ्टवेयर है उसको हर माननीय विधायक और माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगणों को कहा कि आप जूम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और उस जूम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे संजीव सिंह साहब हैं जो OSD है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने इस पूरे व्यवस्था को फैसिलिटेट किया है। आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस DMs के साथ, सभी SPs के साथ जो है उनके साथ भी की जाएगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब तक 9015 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज कर दी गई है और साथ साथ 2,93,076 लोगों को 188 के अंतर्गत बुक किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि 5,301 बैरियर स्थापित कर दिए गए हैं और लगभग अब 1 करोड़ वाहन चेक हुए हैं और साथ साथ 22 लाख से अधिक वाहन जो है चालान किए गए हैं और लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपया चालान से जमा भी कर दिया गया है। आपको मालूम है कि EC एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई बहुत सख्ती से की जा रही है। एक अखबार है लखनऊ में, उन्होंने छापा था कि कुछ जगहों पर जो है 37 रुपए की जगह चीनी कहीं 42 रुपए की मिल रही थी। सख्ती से कार्रवाई की गई है। लखनऊ में भी FIR बढ़ाई गई है और अब तक पूरे प्रदेश में 163 EC एक्ट की FIR दर्ज कर दी गई है और 228 लोगों को बुक कर दिया गया। हम पूरा आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति कालाबाजारी कर रहा होगा, जो भी व्यक्ति होर्डिंग कर रहा होगा, उसके विरुद्ध तो सख्त कार्रवाई होनी तय है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो बच जाएगा तो इस प्रदेश में वो नहीं बच पाएगा और उसके विरुद्ध बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। कोई भी अनावश्यक प्रयास ही न करे कि वो होर्डिंग या कालाबाजारी करे। ऐसे लोग जो है घर बैठे इस समय अगर वो होर्डिंग या कालाबाजारी करते हैं तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। लोगों के प्रति जो है वो उनका जो है कहीं ना कहीं रुख बहुत ही खराब है। ऐसे लोगों पर कोई सख्ती, कोई भी जिला प्रशासन जो है कोई रियायत नहीं करेगा, बहुत सख्ती होगी। हम बाद में ये सुनिश्चित भी करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न केवल जेल उनको भेजा जाए, बाकी उनके बिजनेस पर भी जो है उनके जो सामान है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और आगे किसी भी सूरत में वो किसी भी रूप में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम ये मैसेज डाउन द लाइन क्लियर करना चाह रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को न रहे। अभी तक जेल से 10,732 लोगों को छोड़ दिया गया है और जेल से जो छूटे हैं लोग उनमें जो है कुल मिला के 10,732 लोग छूटे हैं और अब काफी अच्छी प्रगति है। हमारा टारगेट लगभग 11,000 लोगों को छोड़ने का था, तो काफी अधिक संख्या में अब लोग छूट भी गए हैं। अब ये भी आपको बताना चाहेंगे कि तबलीगी जमात के अंतर्गत जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी काफी अच्छी प्रगति अब तक हो गई है और उसी कड़ी में जो है अब तक जो हमारे पास सूचना आई है, ये निरंतर इसमें प्रगति हो रही है। 1499 लोगों को अब जो है विभिन्न लोगों को चिन्हित किया गया है जो किन्हीं की न किसी रूप में जमात में शामिल हुए हैं और उसमें से 1205 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो विदेशी लोग हैं लगभग 305 आए हैं, लेकिन संभवतः अब हमारे पास सूचना 315 की भी आ गई है। उसमें से 249 लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अब तक 42 FIR दर्ज कर दी गई हैं लगभग 20 जनपदों में और कुल मिला के 295 लोगों के विरुद्ध जो फॉरेनर्स हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई। अगर हम जोन वाइज ब्रेकअप देखें 1499 का, मेरठ में 301 लोग चिन्हित हैं जोन में, बरेली में 281 जोन में, कानपुर में 67, वाराणसी में 232, लखनऊ में 108, आगरा में 147, प्रयागराज जोन में 56, गोरखपुर जोन में 213, कमिश्नरी लखनऊ में 24,
कमिश्नरी गौतम बुद्ध नगर में 70, इस तरह से 1499 लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ गए हैं। ये भी हम आपको बता दें, जो इनमें से कोविड पॉजिटिव आए हैं तबलीगी जमात में, वो लगभग 138 लोग अब तक कोविड पॉजिटिव मिनिमम आ गए हैं। ये संख्या कुछ बढ़ी है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसे में जहां भी वो रहे हैं, किसी भी धर्मस्थल में रहे हैं, किसी अन्य धर्मस्थल में गए हैं, किसी के भी घर में गए हैं, तो वहां व्यापक रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हर जिले स्तर पर जो है प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कुछ जनपदों में, कुछ जगहों पर टोटल लॉकडाउन भी किया जा रहा है। कुछ उसमें असहूलियतें होंगी, कुछ थोड़ा सा दिक्कत होगी, सप्लाई में दिक्कत होगी। जिला प्रशासन सप्लाई पूरी तरह से कोशिश करेगा, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन इस वजह से कि प्रभावी कार्रवाई करनी है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। आपने देखा होगा कि अब जो है पुलिस के द्वारा बहुत सारे जनपदों में ड्रोन्स के माध्यम से भी निगरानी का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर भी जल्दी ही हम सफलता हासिल करेंगे और ड्रोन्स का जो है व्यापक प्रचार और उनके माध्यम से पूरी तरह से जो है देखने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब ये भी आपको बता दें कि अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें लगभग जो तबलीगी जमात के 143 जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें ये भी आवश्यक होगा कि उनकी मेडिकल जो है व्यवस्था मजबूत रहे। हाँ, तो इसमें उनकी मेडिकल की व्यवस्था मजबूत रहे, तो उस पर 138 बताया था आपको, तो ये मेडिकल की व्यवस्था मजबूत रहे। हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर शिकायतें भी मिली है कि कहीं ना कहीं असहयोग जैसी स्थिति है, लेकिन हम उनका पूरा सहयोग लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं, पुलिस के अथॉरिटीज हैं, वो उनका सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जहां भी इस तरह के लोग अगर कहीं रह गए हैं, तो वो अपनी खुद की हेल्थ की व्यवस्था के लिए, अपने साथियों के हेल्थ के लिए, अपने सभी लोगों के हेल्थ के लिए वो सामने जरूर आए, जिससे कि ऐसे लोगों का तुरंत टेस्टिंग करके, क्वारंटाइन करके उनको आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। IIDC महोदय के माध्यम से जो कार्य हुआ है, जो उनकी टीम द्वारा कार्य हुआ है, अब लगभग 22,101 ऐसी इकाइयां हैं जिन्होंने अपना वेतन बांट दिया है और 3,238 ऐसी इकाइयां हैं जो अपना वेतन शीघ्र बांट देंगी। इकाइयां जो चालू की गई हैं 3,945 और लगभग 242 ऐसी इकाइयां हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जिनमें पास की समस्या है, उनको भी शीघ्र पास प्रोवाइड फॉर कर दिया जाएगा। अब तक 10,77,000 श्रमिकों को 107.66 करोड़ रुपया बांट दिया गया है। नगरीय श्रमिकों में भी जो है 1,44,149 यानी 14 करोड़ 41 लाख रुपए बांटकर बहुत अधिक प्रगति की गई है। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि कोशिश यही है जो आम जनता है उसको कम से कम दिक्कत हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन है तो थोड़ी बहुत हमको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी होगी, लेकिन यहाँ हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। न्यूज 18 की मुहिम का असर हुआ है। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस से अभिभावक परेशान थे, तो इस खबर को हमने लगातार दिखाया, इस दिक्कत को हमने लगातार दिखाया है। तो कानपुर के जिलाधिकारी ने 3 महीने की स्कूल की फीस से अभिभावकों को राहत दे दी है और साफ साफ कहा है कि अगर इस आदेश के बावजूद कोई स्कूल फीस मांगता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर बार बार फीस के लिए आपके पास मैसेज आता है तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं वाराणसी में डीएम ने बच्चों की फीस भी टाल दी है। स्कूल में बच्चों की फीस अब अभिभावकों को 3 महीने के बाद ही देनी है।
ऐसा नहीं कि जो देना चाहते हैं, जो इस योग्य हैं वो दें, लेकिन जो नहीं देना चाहते तो ऐसे में कोई जोर जबरदस्ती आप पर नहीं कर सकता है। वहीं नोएडा में भी जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि फीस के लिए अभिभावकों को परेशान स्कूल ना करें। तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सवाल पूछ रहा है कि वाराणसी में बच्चों को फीस से राहत मिल गई है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फीस से राहत कब मिलेगी? तो कुछ जिले हैं जहां पर यह आदेश वहां के जिलाधिकारियों ने जारी किए हैं। तो फिलहाल लॉकडाउन है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और ड्रोन के जरिए आसमान से भी नजर रखी जा रही है। तो हर किस्म की जो राहत है वो देने की कोशिश सरकार भी कर रही है और कोई मसला, कोई मुद्दा अगर सामने आता है तो आपका अपना चैनल भी उसे उठा रहा है। तो पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बाद भी लोग ऐसे हैं जो अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां अपराध लगातार जारी है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नोएडा की है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर जमात पर टिप्पणी की गई तो एक युवक को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां एक प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की लड़की के परिजनों ने हत्या कर दी। इसमें जो प्रेमी था वो शादीशुदा था और जो प्रेमिका थी वो बताया जा रहा है कि नाबालिग थी। वहीं चौथी तस्वीर अमरोहा की आप देख सकते हैं, जहां एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ पर लटका मिला है। इसे भी हॉरर किलिंग का मामला बताया जा रहा है। तो एक तरफ लोग परेशान हैं कि अपनी जिंदगी कैसे बचाएं, दूसरी तरफ अपराधी हैं जो लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। तो नोएडा, प्रयागराज और साथ में आप अलग अलग जगह की तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें 2 जगह प्रेमी प्रेमिकाओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो प्रयागराज की खबर आपको बताते हैं। यहाँ के करेली में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि जमात के बारे में एक शख्स ने टिप्पणी की तो उसको गोली मार दी गई और चाय की दुकान पर ही झगड़ा हुआ था। आरोपी मोहम्मद सोना को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉकडाउन में भी चाय की दुकान खुली थी तो मुख्यमंत्री ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया है और जो मृतक के परिजन हैं उनको 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जमात को लेकर जो शख्स मारा गया है वो कुछ बातें कह रहा था, कुछ टिप्पणी कर रहा था, तभी मोहम्मद सोना ने उसे गोली मार दी जिससे शख्स की जान चली गई है। तो फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए जो मृतक है उसके परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। उधर अमरोहा में प्रेमी युगल का शव मिला तो हड़कंप मच गया। जंगल में पेड़ पर फांसी के फंदे पर यह शव लटका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो जिस हालात में ये शव मिले हैं तो ऐसे में यही लग रहा है कि हॉरर किलिंग है, यानी कि अपनी झूठी शान के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो अमरोहा में प्रेमी युगल का शव मिला है और ये बताया जा रहा है कि इनके संबंधों से परिजन खुश नहीं थे और अपनी आन बान शान से जोड़कर देख लिया था प्रेम प्रसंग को और इसकी खातिर उन्होंने ये हॉरर किलिंग को अंजाम दिया है। तो फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो लॉकडाउन में आप और हम यही सोच रहे हैं कि खुद को, अपने परिवार को और इस दुनिया को कब इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे हैवान दरिंदे हैं जिनके दिमाग की बीमारी अब भी ठीक नहीं हो रही है। नोएडा में एक 8 साल की बच्ची के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। आरोपी बच्ची का फुफेरा भाई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। 49 के गांव सालारपुर में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जो उसमें जिसके द्वारा घटना कारित की गई उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपने मामा की लड़की के साथ ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और ये वहीं अपने मूल पड़ोस में ही इनके रहती थी। ये मूलतः बिहार नालंदा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो अपराध लखनऊ में भी हुआ। यहां भी हॉरर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। नौबस्ता इलाके में प्रेमिका से मिलने जब प्रेमी पहुंचा तो प्रेमिका के परिजनों ने लाठियों से पीट कर उसे मार डाला और फिर अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। प्रेमी अब्दुल करीम शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे हैं, जबकि प्रेमिका के लिए कहा जा रहा है कि वो नाबालिग थी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों में लड़के का पिता, भाई, ताऊ और उसका बेटा शामिल है।
सादतगंज पे एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसमें नौबस्ता क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री को मार दिया गया है और उसकी पुत्री से मिलने आए एक अन्य व्यक्ति हैं अब्दुल करीम, उनकी भी हत्या कर दी गई है। ये दोनों लोग को लाठी डंडे से मारा पीटा गया है और इस घटना में तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुंची और इसमें FIR थाना सादतगंज पे हो रही है। इस घटना के जो 4 मुख्य मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो कुछ ऐसे मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं कि जो कोरोना इसी महामारी के दौर में भी अपने अपराध वाली प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो मदद के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के चांसलर डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। लोगों से कोरोना से बचने की अपील कर रहे हैं। तो जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें मुफ्त में खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पहले काफी मात्रा में खाना बनाया गया और फिर बड़ी साफ सफाई से लोगों तक खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए हैं। लॉकडाउन के वक्त तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं और कई मजदूर तबके के लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो राशन पानी खरीद सके। तो ऐसे लोगों की मदद की जा रही है। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही।